दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के एनसीईआरटी सार के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम जैव विविधता संरक्षण, संरक्षण की प्रमुख विधियाँ, जैव मंडल निचय और जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय और भारत में किए जाने वाले प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार पर्यावरण के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता, विधियां और प्रमुख प्रयास। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आइए जानते हैं जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों देखिए, जैव विविधता संरक्षण कई कारणों से आवश्यक है। इसके कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट कारण हैं जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, और इन कारणों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक संकुचित जैसे संकीर्णता उपयोगी, दूसरा व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी और तीसरा नैतिक। जैव विविधता संरक्षण के संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क जो हैं उसमें ये है कि मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ हैं, जैसे खाद्य यानी अनाजें, दालें, फल आदि जो है मानव को प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा है ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसे कि टैनिन, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, रंजक यानी डाई, रेजिन, इत्र और औषधीय उत्पाद, ये संकीर्ण रूप से मानव के लिए जो है लाभदायक हैं। दोस्तों विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियाँ पादपों से बनाई जाती हैं। 25,000 से अधिक पादप जातियाँ विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयाँ बनाने में उपयोग हो रही हैं, और ये किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नए औषधि महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है। दोस्तों जैव संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैवीय अन्वेषण यानी आर्थिक महत्व के उत्पादों, आणविक, आनुवंशिक और जातीय स्तर पर इनका खोज किया जाए। तो व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क ये है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। संकीर्ण रूप से जहाँ पर केवल ये देखा जाता है कि ये हमें कौन से लाभदायक वस्तुएं प्रदान करती है प्रकृति, लेकिन व्यापक रूप से जब हम जैव विविधता के उपयोग की बात करते हैं तो उसमें इसमें इसका व्यापक जो है जो जैव विविधता से पारितंत्र की सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप जान लीजिए, तेजी से नष्ट हो रहा अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है, और इसी कारण आप जानते हैं कि अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। देखिए, परागण जिसके बिना पौधे फल और बीज नहीं दे सकते, पारितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागकारियों जैसे मधुमक्खियां, पक्षी और चमगादड़ के द्वारा की जाती है। मानव प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ भी उठाता है, जैसे वनों में घूमते समय तो वन पर्यटन जो हम करते हैं, और इसमें तरह तरह के पशु, पेड़, पक्षी, पौधे आदि दिखाई देते हैं। दूसरा ये कि वसंत ऋतु में पूर्ण रूप से खिले हुए फूलों को निहारते समय, और तीसरा प्रायः बुलबुल के गीतों का आनंद लेते समय। तो प्रकृति से मानव कई प्रकार के अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ भी उठाता है। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिजिक वैल्यू होता है, भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य न हो। इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो विधियां हैं उसमें स्वस्थाने यानी इन सीटू और बाह्य स्थाने या पर स्थाने यानी एक्स सीटू दोनों ही उपायों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले स्वस्थाने उपायों के बारे में जानते हैं। दोस्तों
उस स्थान पर या निश्चित स्थान पर ही उपायों का जोर जो है पारितंत्रों की सुरक्षा है, जिसमें जीवों, जातियों, समष्टियों, जैविक समुदायों और जैव भू रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इनमें प्रतिनिधि पारितंत्रों के सुरक्षित क्षेत्र के विभिन्न माध्यमों से सुरक्षा और आवासीय विखंडों को बनाए रखना शामिल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण में क्या चीज़ें आती हैं कि उसके पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि जैव विविधता बनी रहे। इसके कई तरीके हैं, जैसे रक्षित क्षेत्र, ये स्थल और समुद्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जैविक विविधता की और प्राकृतिक और संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा और निर्वहन के लिए विशेष रूप से समर्पित हैं और जिनका प्रबंधन कानूनी या अन्य प्रभावी माध्यमों से किया जाता है। दोस्तों, संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव स्थल जैसे सेंचुअरीज हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में येलोस्टोन और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के समीप रॉयल नेशनल पार्क है, जिन्हें इनको दृश्य सौंदर्य और मनोरंजन मूल्य के लिए चुना गया था। संपूर्ण विश्व में ऐसे अनेक क्षेत्र अब दुर्लभ जातियों और उजाड़ स्थानों को सुरक्षित रख रहे हैं। दोस्तों, विश्व संरक्षण बोधन केंद्र ने पूरे विश्व में 37,000 सुरक्षित केंद्रों की पहचान की है। भारत में 581 रक्षित क्षेत्र, जिसमें 89 राष्ट्रीय उद्यान और 492 अन्य आश्रय स्थल हैं या वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित 10% के मानक के सापेक्ष देश में 4% स्थल में फैले हुए हैं, 4.7% में। और भारत की बात करें तो उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित होने वाला पहला उद्यान है। इसका नाम पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान था। दोस्तों, सुरक्षित क्षेत्रों के कई लाभ हैं, जैसे कि सभी मूल निवासी जातियों और उपजातियों की जीवन क्षय समष्टियों को संभालना, समुदायों और आवासों की संख्या तथा वितरण को संभालना और सभी वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता को रक्षित रखना, विदेशी जातियों की मानव जनित पुनर्स्थापना को रोकना और पर्यावरणीय परिवर्तनों की अनुक्रिया में जातियों और आवासों के स्थान बदलने को संभव बनाना। दूसरा है जैव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं जैव विविधता संरक्षण के। जैव मंडल स्थल समुद्र तटीय पर्यावरण के ऐसे रक्षित क्षेत्र हैं जहां लोग प्रणाली में अभिन्न संघटक होते हैं। ये प्राकृतिक जीवों के प्रतिनिधि उदाहरण हैं जिनमें अनुपम जैविक समुदाय होते हैं। जैव मंडल रिजर्व की संकल्पना यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परियोजना 8 जो पारितंत्रों को उनके उपस्थित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित थी, उसके एक भाग के रूप में 1975 में चालू की गई थी। भारत में वर्तमान में 18 जैव मंडल निचय हैं। एक जैव मंडल निचय में क्रोड, बफर और पारगमन क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक या क्रोड क्षेत्र में एक अविच्छब्द और विधिक रूप से संरक्षित पारितंत्र होता है, जहां पर किसी को भी आने जाने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती है। बफर क्षेत्र क्रोड क्षेत्र को घेरे रहता है, ये विधिक रूप से रक्षित होता है, लेकिन क्रोड क्षेत्र के सापेक्ष इसका प्रबंधन संसाधन उपयोग की नीतियों की बृहद विभिन्नता को समाहित करने के लिए किया जाता है और इसमें शोध और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि ट्रांजिशनल जोन या पारगमन क्षेत्र जैव मंडल रिजर्व का बाह्यतम भाग होता है और ये रिजर्व के प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच एक निर्वहनीय सामाजिक आर्थिक विकास के उच्चतम करने के लिए सक्रिय सहयोग का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आबादी, खेतीबाड़ी, वानिकी और मनोरंजन और अन्य आर्थिक उपयोग जैसी गतिविधियां संरक्षण के लक्ष्यों और जैव मंडल के उद्देश्यों के तालमेल में चलती रहती है। जैव मंडल रिजर्व या निचय के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संरक्षण होता है। इसमें पारितंत्र, जाति और आनुवंशिक स्रोतों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है और ये संसाधनों के पारस्परिक उपयोग को प्रोत्साहित करता है। विकास की बात करें तो आर्थिक विकास जो सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टि से निर्वहनीय हो, उसका उन्नयन किया जाता है। वैज्ञानिक शोधक मॉनिटरिंग और शिक्षा, तो इसका उद्देश्य शोध, बोधन, शिक्षा और संरक्षण तथा विकास के स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों से संबंधित सूचना का आदान प्रदान है। पवित्र झीलें और वन होते हैं। इसमें भारत और कुछ अन्य एशियाई देशों में जैव विविधता के संरक्षण की सुरक्षा के लिए एक पारंपरिक नीति अपनाई जाती रही है और ये विभिन्न आमापों के वन खंड हैं जो जनजातीय समुदायों द्वारा धार्मिक पवित्रता प्रदान किए जाने से सुरक्षित हैं।
पवित्र वन सबसे अधिक निर्विघ्न वन है जहां मानव का कोई प्रभाव नहीं है। ये द्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्त हैं। यद्यपि ये बहुधा अत्यधिक निम्नीकृत भूदृश्य यानी लैंडस्केप द्वारा घिरे होते हैं। भारत में पवित्र वन कई भागों में हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय आदि, और कई भाग दुर्लभ, संकटापन्न और स्थानिक वर्ग की शरण स्थली के रूप में कार्यरत है। देखिए, भारत में स्थित जो पवित्र वनों में कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल और मेघालय आदि राज्यों में स्थित हैं। इसी तरह सिक्किम की केचियो पालरी झील पवित्र मानी जाती है और उसका संरक्षण जनता द्वारा किया जाता है। अभी तक आपने अंतः स्थानीय संरक्षण या इन सीटू जो है कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। अब ये संरक्षण के पर स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण को समझते हैं। तो दोस्तों, एक्स सीटू संरक्षण में वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, संरक्षण स्थल और जीन, परागकण, बीज, पौधे, ऊतक संवर्धन और डीएनए बैंक सम्मिलित हैं। बीज जीन बैंक वन्य और खेती पौधों के जर्म प्लाज्म को कम तापमान और शीत प्रकोष्ठों में संग्रहित करने का सरलतम उपाय है। और आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण सामान्यतः सामान्य वृद्धि दशाओं में क्षेत्रीय जीन बैंकों में किया जाता है। आलिंगी प्रजनन से उत्पन्न की गई जातियों और वृक्षों के लिए क्षेत्रीय जीन बैंक विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला में संरक्षण विशेष रूप से द्रवीय नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हिमांकमितीय संरक्षण कायिक जनन द्वारा उगाई गई फसलों जैसे आलू के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हिमांकमितीय संरक्षण पदार्थ का अत्यंत कम तापमान पर या तो अति तीव्र शीतीकरण बीजों के संग्रह के लिए प्रयुक्त, या सनह सनह शीतीकरण और साथ ही कम तापमान पर शुष्कन यानी ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त होता है। और अनेक आलिंगी प्रजनित फसलों के जर्म प्लाज्म बैंक प्रयोगशालाओं में हैं, जैसे आलू के, गन्ना के, केसावा के, वनीला और शकरकंद तथा केला के। दोस्तों, इनकी सामग्री कम निर्वहन शीतकरण इकाइयों में लंबे समय के लिए संग्रहित रखा जा सकता है। दोस्तों, जैविक विविधता का वानस्पतिक उद्यानों में संरक्षण पहले से प्रचलन में है। विश्व में 1500 से अधिक वानस्पतिक उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन और वृक्ष उद्यान यानी आर्बोरेटा हैं, जिनमें 80,000 से अधिक जातियां हैं। इनमें से अनेक अब बीज बैंक, ऊतक संवर्धन सुविधाएं और अन्य स्थानों से परे तकनीक है। इसी तरह पूरे विश्व में 800 से अधिक व्यावसायिक रूप से प्रबंधित चिड़ियाघर हैं, जिसमें स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृप और उभयचरों की लगभग 3000 जातियां उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकांश चिड़ियाघरों में अति संरक्षित प्रजनन सुविधाएं हैं। शस्य पादपों से संबंधित जो वनीय पादप के संरक्षण और सस्य उपजातियों अथवा सूक्ष्मजीव के संवर्धन संकरणकर्ताओं और आनुवांशिक अभियंत्रकों को आनुवांशिक पदार्थ का त्वरित स्रोत प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की 3000 से अधिक जातियां हैं। इनमें से अनेक के लिए चिड़ियाघरों में सुविकसित प्रजनन कार्यक्रम है। तो ये सभी जो आप देख सकते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्तनधारी, सरीसृप और उभयचरों का संरक्षण चिड़ियाघरों में जो है विशेष रूप से किया जाता है। फसली पौधों के वन्य संबंधियों के संरक्षण और फसल की किस्मों या सूक्ष्मजीवों के संवर्धन का संरक्षण प्रजनकों और आनुवांशिक इंजीनियर यानी जेनेटिक इंजीनियर को आनुवांशिक पदार्थ का एक सहज प्राप्य स्रोत प्रदान करता है। वनस्पतिक उद्यान, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर और जल जीर्णशालाओं में संरक्षित पादपों और जंतुओं का उपयोग निम्नीकृत भूभाग को सुधारने, पूर्व स्थिति में लाने, जाति को वन्य अवस्था में पुनः स्थापित करने और कम हो गई समष्टियों को पुनः संचित करने में किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है जैव विविधता के संदर्भ में, हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल। दोस्तों, पृथ्वी के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। दुनिया के कुछ निश्चित क्षेत्र महाविविधता के क्षेत्र हैं, जैसे भारत में विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% भाग है, लेकिन वैश्विक विविधता में इसका अंशदान 8% जातियों का है।
हाल के उष्णकटिबंधीय वनों ने अपनी अधिक जैव विविधता आवासों के द्रुत विनाश के कारण संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। पृथ्वी में मात्र 7% भूभाग में फैले इन वनों में विश्व के कुल जीवों की लगभग 70% से अधिक जातियां हैं। ब्रिटेन के पारिस्थितिकी विज्ञानी नॉर्मन मायर्स ने 1988 में स्व स्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता नामित करने के लिए तप्त स्थल या हॉट स्पॉट की संकल्पना का विकास किया था। तो याद रखिएगा, हॉट स्पॉट जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विविधता बहुत अधिक होती है, जैव विविधता, लेकिन ये जो हैं अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। तप्त स्थल की समृद्धतम और सर्वाधिक संकटग्रस्त भंडार है। और एक तप्त स्थल निर्धारित करने के लिए जो मूल कसौटियां हैं वो देखिए, विशेष क्षेत्रिकता या आस्थानिकता, अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाने वाली जीवों की उपस्थिति इसमें होती है। पादप स्थानिकता तप्त स्थल की प्राथमिक कसौटी है, क्योंकि पौधे जीवन के अन्य अधिकांश स्वरूपों को संभालते हैं। और संकट की मात्रा जिसे आवास के ह्रास के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है। तो ऐसे जगह हॉट स्पॉट कहलाते हैं जहां विविधता बहुत अधिक होती है, लेकिन उनमें वहां पर उनके लिए संकट की स्थिति भी होती है। दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थलीय तप्त स्थलों की पहचान की गई है। और अब ये पृथ्वी के 1.4% भू क्षेत्र को घेरे हुए हैं। इनमें से उष्णकटिबंधीय वन 15 तप्त स्थलों में, भूमध्य सागरीय प्रकार के 5 क्षेत्रों में और 9 तप्त स्थल मुख्यतः अथवा प्राय द्वीपों से निर्मित हैं। 16 तप्त स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैं और विश्व की लगभग 20% जनसंख्या इसमें निवास करती है। विश्व के इन 25 तप्त स्थलों में से 2 पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत में पाए जाते हैं और ये पड़ोसी देशों तक फैले हुए हैं। भारत में जो तप्त स्थल हैं उसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इन क्षेत्रों में पुष्पी पादप, सरीसृप, उभयचर, अबाबिल, पुच्छ, तितलियों और कुछ स्तनपोषियों की बहुलता है और वे उच्च सीमा तक स्थानिक स्थिति को दर्शाते हैं। पूर्वी हिमालय तप्त स्थल का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत से भूटान तक है और शीतोष्ण वन 1780 से 3500 मीटर तक की ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। कई गहरी, घनी और अर्धवियोजित घाटियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि स्थानिक पादप जातियों में अपवादात्मक रूप से घनी होती हैं। विकास के सक्रिय और पुष्पी पादपों की मैग्नोलिएसी और विंटरेसी और अब आदिम पौधे जैसे मैग्नोलिया और बेटुला पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। दोस्तों, निम्न ऊंचाई औसत समुद्री सतह से 500 मीटर की ऊंचाई पर वन अधिकांशतः सदाबहार हैं, जबकि 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर वन अधिकांशतः अर्ध सदाबहार होते हैं। इसके अलावा अगस्त मलाई पर्वत श्रृंखलाएं और शांत घाटी ये नवीन अम्बावलम निचय जैव विविधता के 2 प्रमुख केंद्र हैं। आइए अब जानते हैं जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख प्रयासों में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को। दोस्तों, सन 1992 में रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके बाद एक समझौता हुआ जिसे 29 दिसंबर 1993 से लागू किया गया। जैव विविधता के समझौते के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संपोषणशील उपयोग और आनुवांशिक स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत और समान वितरण। विश्व संरक्षण संघ यानी द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन और प्रकृति का विश्वव्यापी कोष विश्व भर में ऐसी परियोजनाओं को आश्रय देते हैं जो संरक्षण और जैव नीतियों के परिवर्धन को अग्रसारित करते हैं। अगर भारत में जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो भारतीय क्षेत्र ने विश्व जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत 167 कृषिगत जातियों और शस्य पादपों के 320 वन्य संबंधियों का घर है। साथ ही ये जंत जातियों जैसे जेबू, मिथुन, मुर्गी, जल अबाबिल और ऊंट, शस्य पादपों में धान, गन्ना, केला, चाय और ज्वार बाजरा, फल प्रदायी पादप और सब्जियां जैसे आम, कटहल, खीरा, सहवा जातियाँ, खाद्य डायोस्कोरिया, अरबी और जमीकंद मसाले, इलायची, काली मिर्च, अदरक और हल्दी, और बांस, सरसों और सेमल की विविधता का केंद्र है। भारत कुछ जंतुओं विशेषकर घोड़ा, बकरी, भेड़, दुधारू पशु, याक और गधे और पादपों में तंबाकू, आलू और मक्का के पालतूकरण का द्वितीय केंद्र है। जैव विविधता का इन सीटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए
की बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन प्रबंधन तंत्रों में वन विकास, वन विभाग और स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं। इसके फलस्वरूप एक और तो जनजातियों के लोग, स्थानीय समुदाय दारू इतर वन उत्पाद यानी नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वे वन स्रोतों के राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा पादपों और जंतुओं के जर्म प्लाज के एकत्रीकरण और संरक्षण के लिए सीड जीन बैंक और मैदानी जीन बैंकों में पात्र संरक्षण के संबंध कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में स्थापित वानस्पतिक और जंतु उद्यानों और समस्त भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पादप और जंतु जातुओं का एक वृहद संग्रह धारण करते हैं। इसके साथ ही साथ जनजातियों और महिलाओं द्वारा अकेले ही अथवा विविध गैर सरकारी अभिकरणों के स्थानीय लोगों और विविध भोजन और औषधि पादपों का सफल संरक्षण किया जा रहा है। भारत में कृषि जैव विविधता के संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में ऐसे कार्यक्रम का निर्माण विचाराधीन है जो आनुवांशिक स्रोतों और सामान्य प्राकृतिक प्रबंधन की समुदाय पंजिकाओं के एक तंत्र का परिवर्धन करेगा। भारत में पारिस्थितिक अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। और वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 567 वन्यजीव अभयारण्य हैं। भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है और बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधे तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। ऐसा भारत में अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है और दुनिया की अनेक संस्कृतियों में वनों और पेड़ पौधों तथा अनेक जीव जंतुओं की पूजा की जाती है, जो कि प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं पादपों के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण से संबंधित एनसीईआरटी सार। इसमें हमने जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख उपाय, विधियां और जैवमंडल निचय और जैवमंडल संरक्षण के प्रमुख प्रयासों के बारे में जाना, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के पर्यावरण खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।